A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is electromagnetic induction. एंड आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक रिवीजन लेक्चर से। तो हमने जो रिवीजन से कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दैट वाज योर आरएल सर्किट्स। तो आरएल सर्किट्स में बेसिकली दो पार्ट हमने पढ़े थे, एक पार्ट होता है आपका ग्रोथ ऑफ करंट और एक पार्ट होता है बेटा आपका डीके ऑफ करंट। तो पहले हम पढ़ते हैं बेटा ग्रोथ ऑफ करंट। तो बेसिकली जो हमारी इक्वेशन आई थी ऑन डेरिवेशन I equals to I naught 1 minus e की पावर माइनस t by tau। दिस इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बेसिकली दिस इक्वेशन इज ग्रोथ ऑफ करंट। तो यहाँ पर क्या करता है, करंट आपका ग्रो कर रहा है और ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉट एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियली, ठीक है ना। ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर डिपेंडेंसी है इस पे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब फंक्शन क्या होता है, पूरा यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन का प्लॉट किया था, ये हमारा ग्राफ आया, मतलब कि 1 टाउ में तो 0.63% तुम्हारा 63% ऑफ मैक्सिमम करंट यहाँ पर तुम्हारा फ्लो करना शुरू हो गया और इनफाइनाइट टाइम में तुम्हारा फुल करंट मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है बच्चा, ठीक है। एंड टाउ क्या है तुम्हारा यहाँ पर टाइम कांस्टेंट होता है। अब ये चीज तुम्हें याद रखनी है, दिस यू हैव टू नो बेटा। जो टाइम कांस्टेंट होता है कितना होता है यहाँ पर, L by R होता है। RC सर्किट में R into C होता है, पर RL सर्किट में L by R होता है। कितना होता है बेटा, L by R होता है आपका टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बेटा, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है बेटा, एवरीवन हैज टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। ये वाले पॉइंट जो मैं बॉक्स में डालता हूँ ना, ये तो मतलब ये सोच लो कि तुमको याद रखना ही रखना है। इन पे तो सवाल सीधे सीधे डायरेक्टली आते हैं टाइम कांस्टेंट कैलकुलेशन के लिए आपके लिए। नेक्स्ट, फिर इसमें हमने बात करी कि जब t इक्वल टू 0 होगा तो तुम्हारा इंडक्टर कैसे एक्ट करता है बेटा, इट एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट, ठीक है ना। इट एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट। और जब तुम्हारा t कितना होता है, इंफिनिटी होता है, व्हेन t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद तो कैसे एक्ट करता है तुम्हारा सर्किट, इट एक्ट्स अ शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जब करंट फ्लो कर रहा होगा उस करंट को हमने क्या नाम दिया, स्टडी स्टेट। ये कौन सा स्टेट हो जाता है बेटा, हमारा स्टडी स्टेट हो जाता है। इसको ही लिख लेना अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो प्लीज राइट इट डाउन। इसे हम क्या नाम देते हैं, स्टडी स्टेट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, स्टडी। जब भी t गोस टू इंफिनिटी होगा मतलब कि अब तुम्हारा पूरा करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, इंडक्टर को तुमने शॉर्ट सर्किट कर रखा है, तब यहाँ पर क्या हुआ, स्टडी स्टेट डेवलप हो गई। कौन सी स्टेट डेवलप हुई है, स्टडी स्टेट डेवलप हो गई है बेटा, ठीक है। और फिर मैंने आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना के दिया था, बॉक्स में मैंने कैपेसिटर इंडक्टर दोनों के लिए लिखा था रिजल्ट की t0 पे दोनों कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दैट कि आप कोई भी एक याद रख लो और उसका उल्टा कर दो। आप कोई भी एक बॉक्स याद रख लो, कैपेसिटर याद है तो कैपेसिटर याद रखो, उसके जस्ट उल्टे रिजल्ट रहेंगे इंडक्टर के लिए, ठीक है ना। ये नहीं कि हम चारों लेके बैठे हुए, ऐसा नहीं। और अगर याद करने का तरीका तो बस यही है कि भैया अगर इंडक्टर है उसमें जैसे ही कोई भी चेंजेस करूंगा एकदम से करंट फ्लो, एकदम से करंट का चेंज नहीं होगा। तो एकदम से करंट का चेंज को वो अपोज करेगा। अपोज कैसे कर सकता है, मैं वो अपने क्या करे, सर्किट तोड़ दे, और मैं नहीं जाने दूंगा करंट का, है ना। वो अपने अंदर से ना फ्लो करने दे, मतलब एकदम से ओपन सर्किट हो जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम चाहो तो ऐसे भी करके याद रख सकते हो कि इंस्टेंटेनियस अगर करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसको वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है ना। कंडक्टर इंडक्टर वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है बच्चा। देन वी डिड अ क्वेश्चन बेटा, देन वी डिड अ क्वेश्चन इन द क्लास, ठीक है ना। तो सिंपल हमें क्या करना था, t0 पे t इंफिनिटी पे करंट की वैल्यू निकालनी थी। तो इसमें कोई इशू है क्या किसी को? आई गेस वी आर मीटिंग आफ्टर मैनी टाइम, है ना, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। अब देख डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट क्या होता है, मान लो तुम्हारा पूरा पहले करंट फ्लो कर रहा था, ये देखो सर्किट दे दिया, इसमें पूरा करंट तुम्हारा इनिशियली फ्लो कर रहा था। अब क्या हुआ, हमने की को, स्विच को 1 से सेकंड पे कर दिया, तो ऐसे में बैटरी हट गई। तो अब क्या होने लगा, ये करंट जो था फ्लो जो कर रहा था, अब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इंडक्टर क्या करेगा, बेसिकली इट विल अपोज द चेंज। जो करंट कम हो रहा है उसका उसका क्या करेगा, वो अपोज करेगा। अपोज करेगा बेसिकली, तो कैसे होगा कि उसी कर इसकी जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड है उसके हेल्प से क्या करेगा बेटा, एक करंट फ्लो करवाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन जब निकाली थी, जब करंट यहाँ पर फ्लो होगा, डीके ऑफ करंट जब हो रहा होगा, तो इक्वेशन क्या आती है बेटा, I इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टू टाउ, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर, अब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। द करंट इज बेसिकली exponentially decreasing over here. The current is basically exponentially decreasing over here बच्चों, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा। क्या आप ये पॉइंट्स बेटा याद हो सकते हैं? कैन यू गाइस रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स?
चलो अब इसके बाद हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है अपने लेक्चर में। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आज हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ना है। आरएल सर्किट हमारे लिए इतना बहुत है, आरएल सर्किट हमारे लिए इतना बहुत है, ठीक है ना। तो डोंट पैनिक कि आरएल सर्किट में बहुत ज्यादा क्या करना है हमको, बस हमको इतना ही ध्यान रखना है फॉर योर आरएल सर्किट, ठीक है ना। एक मैं आरएल सर्किट में आपको एक चीज बता दूं बेटा, आरएल सर्किट्स में तुम्हारा इंडक्टर इंस्टेंटेनियस करंट को, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। बोलो भाई, विल इट अपोज और नॉट? इंस्टेंटेनियस चेंज को अपोज करता, अरे इंस्टेंटेनियस अब चेंज को वो अपोज करेगा। एकदम से फ्लक्स में कोई चेंज आया तो एकदम से वो फ्लो नहीं जाने देगा, ठीक है। ये चीजें छोटी छोटी याद रखना बेटा, ओके ना। चलो अच्छा, मैंने कॉम्बिनेशन करवाई दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डाल दो सीधे सीधे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हेडिंग डाल दो सब बच्चा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या डाली हमने? म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने हेडिंग डाल दी। अभी आपने क्या पढ़ा था थोड़े दिन पहले? सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था आप लोगों ने बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, राइट बच्चा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता था पहले वो सोचो। अगर एक कॉइल हुआ करती थी और उस कॉइल में कोई करंट फ्लो कर रहा है और वही करंट अगर आपका चेंज हो रहा है, एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और वही करंट तुम्हारा क्या कर रहा था बेटा? चेंज कर रहा था। तब हमने, मतलब हमने नहीं, उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ को हमने क्या नाम दिया था? सेल्फ इंडक्टेंस नाम दिया था। क्या नाम दिया था हमने? सेल्फ इंडक्टेंस नाम दिया था। क्या तुम्हें ये चीज याद है? खुद के करंट के चेंज होने की वजह से जो मेरे अंदर ईएमएफ डेवलप होगा, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? सेल्फ इंडक्टेंस नाम दिया था। यस और नो? ठीक है भाई, ये हमने नाम दिया था सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है सर, ओके। ईएमएफ का फॉर्मूला भी निकाला था हमने, कितना ईएमएफ आएगा? एल डी आई बाई डी टी के बराबर आएगा। उस पर हमने सवाल भी किए थे, एल का वैल्यू भी निकाला था, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। ये सब हमने क्वेश्चन करे थे इस पर छोटे छोटे से, तो ये हमें चीजें याद है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आओ। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है वो समझना है आपको, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। अभी हम म्यूचुअल पे अब फोकस कर रहे हैं। बेसिकली म्यूचुअल में क्या है कि आपके पास ना कॉइल्स हैं, यू हैव अ कॉइल्स, ठीक है। एक कॉइल और सिमिलरली आपके पास और एक कॉइल और है। अब जरूर नहीं है सेम सेम हो, अलग कॉइल ले ली, मान लो हमने क्या ले लिया? हमने अलग से कॉइल ले ली बेटा, ठीक है। और इस कॉइल में क्या कर रखा है हमने? सर्किट बना रखा है। देखो सर्किट कैसा है बेटा, प्लीज सी। देखो भाई, ये हमारे पास कॉइल है, ठीक है ना। और ये कॉइल आइडियल कॉइल्स हैं। आइडियल कॉइल कैसे बनते हैं बेटा? जब तुम्हारा आर क्या होता है? बड़ा होता है किससे? सॉरी, आर क्या रेडियस क्या होती है? बहुत छोटी होती है लेंथ से। ये सब हमारे गिवन है बेटा, ठीक है ना। हमने क्या किया, ये कॉइल नंबर 1 है मेरी एंड दिस इज माय कॉइल नंबर 2। हमारे पास दो कॉइल है, कॉइल नंबर 1 और एक कॉइल नंबर 2। हमने इस कॉइल नंबर 2 के अक्रॉस क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा बेटा? अगर इस कॉइल में कोई भी करंट फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा बेटा? डिफ्लेक्ट करेगा। देन इट विल डिफ्लेक्ट, है ना। यही करता नहीं करता? अगर तुम्हारा यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो करेगा सेकंड वाले केस में, तो वो क्या करेगा बेटा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, मान लो रेजिस्टेंस भी है, की को हमने बंद कर दिया। क्या कर दिया बेटा हमने? की को यहाँ पर बंद कर दिया। तो क्या देखा गया कि भैया इस लूप में क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। इस कॉइल में क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो करेगा बच्चों, अगर करंट इसमें फ्लो करेगा तो क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी? प्लीज टेल मी, क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी? इस वन वाले में, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या इसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड आएगी? और क्या वो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बनाऊंगा तो सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी आती है डायरेक्शन वाइज? देखो भाई, है ना बच्चों, ये सुनो। और इस मैग्नेटिक फील्ड में, और इस मैग्नेटिक फील्ड की चपेट में ये सेकंड नंबर की कॉइल आ जाएगी। क्या इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई नहीं आ गई? सोचें बेटा, सोचो जल्दी सोचो। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास कॉइल नंबर 1 में करंट पास हो रहा है। कॉइल नंबर 1 में क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है। और इसके चक्कर में यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली सेकंड में भी जा रही है। तो सेकंड में क्या आ गया बेटा? कायदे से फ्लक्स आ गया। तो सेकंड में क्या हो गया बेटा? एक फ्लक्स आ गया।
सेकेंड के अंदर क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये चीज देख रहे हो तुम लोग। अगर इसमें इनिशियली फ्लक्स जीरो था, इनिशियली इसमें फ्लक्स जीरो था, बट इसमें पहली वाली में करंट फ्लो होने की वजह से इसमें एक क्या आ गया बेटा, फ्लक्स आ गया। इसमें क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। तो खुद में मेरे पास एक फ्लक्स आया है, तो बेटा इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए, इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए क्या मेरे अंदर एक ईएमएफ डेवलप होगा? क्या मेरे अंदर बच्चा एक ईएमएफ डेवलप होगा? यस और नो? मेरे अंदर क्या होना चाहिए, डेवलप, एक ईएमएफ डेवलप होना चाहिए। और इस ईएमएफ को हमने नाम दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या नाम दिया बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा हमने, म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम दिया। कहानी समझ में आई? कहानी क्या है, पहले वाले की करंट की चेंज होने की वजह से, देखो करंट है, मान लो यहाँ पर पहले वाले में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में लूप नंबर 2 आया, तो लूप नंबर 2 में तुम्हारा फ्लक्स आया। फ्लक्स को अपोज करने के लिए तुम्हारे पास क्या आएगा, एक ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा। करंट अगर चेंज कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही होगी, तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज कर रहा होगा, तो भी यहाँ पर क्या डेवलप होगा, एक ईएमएफ डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा बच्चों, ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, और इसी को अब ईएमएफ, इस सेकंड वाले में ईएमएफ आएगा, तो जो करंट होगा उसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट, तो ये गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, और इस ईएमएफ को हम नाम देंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या नाम देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम देंगे। क्या पूरी कहानी क्लियर हो चुकी है आपके सामने? हाँ जी बच्चा, तुम्हारा ये लूप नंबर 1, ये हमारी कॉइल नंबर 2, इस, हाँ जी, सेकंड वाला जो ईएमएफ यहाँ पर आ रहा है वो फर्स्ट वाले की वजह से आ रहा है। फर्स्ट वाले की वजह से दूसरे वाले को परेशानी हो रही है। ठीक है, इट्स सिमिलर टू दैट की तुम लोगों ने क्या किया ना, तेरा एक दोस्त है, ठीक है ना, एक चिंटू है और एक पिंटू है। चिंटू ने क्या ले ली बेटा, चिंटू ने ना वो ले ली, मान लो कौन सी बाइक ले ली, कौन सी बढ़िया सी बाइक दिलवाते हैं चल, उसको दिलवाते हैं, उसने ड्यूक ले ली, है ना, ड्यूक 200 उसने बाइक खरीद ली। पापा से उसने जिद करा, पापा पापा 200 ड्यूक 200 लाके दो, पापा ने चिंटू को ड्यूक 200 लाके दे दी। तो पिंटू के पास तो कुछ भी नहीं था, तो पिंटू साइकिल तो खरीद ही लेगा। पिंटू ने क्या खरीद लिया, साइकिल खरीद ली। क्यों, क्योंकि इस रीजन से कि यार उसके पास तो बाइक आ गई है, कम से कम पैदल ना चलूं, मैं साइकिल खरीद लूंगा। दिक्कत, चिंटू ने सामान खरीदा तो पिंटू को भी खरीदना पड़ गया समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए। समझ रहे हो तो मेरी बात? तो दिक्कत फर्स्ट वाले में आई, उसकी वजह से चेंजेस फर्स्ट वाले में हुए, उसकी वजह से सेकंड वाले को भी इफेक्ट आया, और इसी इफेक्ट को क्या बोला, म्यूचुअल। ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस। ये याद करने का तरीका हो गया, बस मैंने आपको समझाने के लिए। कहानी अब आपको लिखनी है यहाँ पर, ठीक है ना, सारी कहानी तुमको लिखनी है। क्या मैं लिखवाऊं तुमको, या लिख लोगे अपने आप? अब देखो, अब जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, हाँ लिख लो फिर अपने आप से, जिसमें चेंजेस हो रहे हैं उसको लेते हैं प्राइमरी। ठीक है ना, और ईएमएफ का इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इसमें आया, ईएमएफ सेकंड वाले में आया, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कॉइल, और इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। तो एक कॉइल को सेकेंडरी नाम दिया, एक कॉइल को प्राइमरी नाम दिया। प्राइमरी कॉइल वो है जिसमें तुम्हारा बेसिकली इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से डेवलप हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग डेवलप्ड फ्रॉम दिस प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ऐसे याद रखो। सेल्फ इंडक्शन बेटा यहाँ पर भी होगा, बिल्कुल। एक बच्चा मुझसे डाउट पूछ रहा है कि सर क्या फर्स्ट में भी सेल्फ इंडक्शन हो सकता है? हाँ, फर्स्ट में सेल्फ इंडक्शन भी होगा, म्यूचुअल भी आएगा। ठीक है, पहले में तो सेल्फ आएगा, पर सेकंड में तो म्यूचुअल ही आ रहा है। ठीक है, सेकंड में तो क्या आ रहा है, म्यूचुअल आ रहा है, इसकी वजह से। और बीच में देखो, इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में गैप है नहीं है, इन दोनों कॉइल के बीच में क्या है, गैप है। तो इस गैप को नाम देते हैं एयर गैप। इस गैप को हम क्या नाम देते हैं बेटा, एयर गैप नाम देते हैं। ठीक है, ओके बच्चा, क्लियर है बच्चों? अब यहां पर एक्सपेरिमेंटली जो रिलेशंस आए थे उसको हमें देखना है। हाँ बेटा, सेकंड वाले में ईएमएफ क्या हुआ, पहले वाले की वजह से आया। यहां पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया है, म्यूचुअल ईएमएफ आया है, वो किसकी वजह से आया, पहले वाले की वजह से आया। तो पहले वाले को नाम दिया प्राइमरी, और इसको नाम दिया सेकेंडरी। ठीक है बच्चा, इसको नाम दिया हमने सेकेंडरी।
ओके, इसको ऐसे याद रखो, इसको हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी हमने नाम रखा बेटा। ठीक है बच्चों, अब एक्सपेरिमेंटली देखो, एक्सपेरिमेंटल रिलेशन देखना है अपने को। हमें एक्सपेरिमेंटल रिलेशन देखना है बेटा, देखेंगे ध्यान से ना। एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया बेटा, कि जो तुम्हारा फ्लक्स टोटल होता है सेकेंडरी कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ है, यहां पर जो फ्लक्स आया है सेकेंडरी कॉइल में, वो बेटा किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है? इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ पहले की मैग्नेटिक फील्ड, इट इज बिकॉज ऑफ पहले की मैग्नेटिक फील्ड। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? करंट पे। तो बेटा आई ऑफ प्राइमरी, आई ऑफ प्राइमरी। तो टोटल फ्लक्स of secondary coil is basically proportional to IP, is basically proportional to IP। ठीक है, basically proportional to IT। अब मान लो इसमें कितने बेटा आपके पास, सॉरी, इसमें बेटा कितने आपके पास मान लो टर्न्स है, इसमें N2 टर्न्स है, इसमें N1 टर्न्स है। इसमें कितना टर्न्स है? मान लो N1 टर्न्स है, इसमें कितना टर्न्स है? टोटल N2 टर्न्स है बेटा। ठीक है ना? तो मुझे बताओ, एक लूप से फ्लक्स जा रहा है मान लो 5, एक लूप से फ्लक्स जा रहा है 5, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स कितना होगा बेटा? टोटल फ्लक्स कितना होगा बच्चों यहां पर, कि n इंटू 5, एक लूप से फ्लक्स 5 है, एक लूप से फ्लक्स 5 है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? n2 इंटू 5 होगा, नहीं होगा? तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं? n2 इंटू 5 विल बी प्रोपोर्शनल टू योर IP, विल बी प्रोपोर्शनल टू योर IP। तो हमने क्या लिखा बेटा? n2 इंटू 5 इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू योर IP। IP क्या है सर? ये प्राइमरी वाला करंट। कौन से वाला करंट है बच्चा? प्राइमरी वाला मेरा ये करंट है बेटा। ठीक है ना? इट इज माय प्राइमरी करंट। ठीक है ना? अब हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए व्हाट विल इंड्यूस, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक कांस्टेंट लिखेंगे। तो N2 ∅2 विल बी इक्वल टू क्या कर दो? कांस्टेंट डाल दो M। ये M क्या शो कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस शो कर रहा है बेसिकली। ठीक है ना? म्यूचुअल इंडक्टेंस शो कर रहा है, और इंटू आई वन। तो यहां से तुम्हारे पास एक कैपिटल M वैल्यू आएगा, वो वैल्यू कितना होगा? N2 ∅2 बाय IP। ये IP मतलब ना ऐसे लिख लो, तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 नंबर है, ये सेकंड नंबर है, तो हम लिख सकते हैं NS ∅S बाय IP। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स, एक लूप का है ना, एक लूप का फ्लक्स डिवाइड में IP, प्राइमरी करंट इज बेसिकली M। ये तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू फॉर्मूला हो गया। ठीक है बेटा, लिख लो बेटा इसको, M इक्वल्स टू NS ∅S बाय IP, M इक्वल्स टू NS ∅S बाय IP। संस्कार या तेरा ना कैमरा ऑन है बेटा, पता है ना तेरे को? ठीक है। तो M कितना हो गया? NS ∅S बाय IP बेटा। एक बार देख लो, और इस M को नाम देते हैं हम, दिस M इज नोन एज योर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चे। तो कैपिटल M इज नोन एज योर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिख लीजिए, देख लीजिए आप लोग। तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख लिया M, NS ∅S बाय IP। कितना लिखा हमने? NS ∅S बाय IP। कुछ बुक्स में ना ऐसे भी लिखा होता है ये N2 ∅2 बाय I1, मतलब पहली वाली में करंट और दूसरे का ये N2 ∅2। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इससे मैंने दोनों टर्म में लिख दिया। ठीक है, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी तक मैंने क्या यहाँ पर करंट वेरी किया? अभी तक हमने करंट वेरी की बात नहीं करी है। अगर करंट नहीं भी वेरी करेगा तो भी तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस तो पैदा हो गया, नहीं हो गया? ठीक है भाई, तो अभी तक यहाँ पर हमने करंट वेरिएशन की बात नहीं करी है। अगर करंट नहीं भी वेरी करेगा और दो कॉइल आपस में रखी हुई हैं, तब भी एक क्या पैदा होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस पैदा होगा इन दोनों के बीच में। ये ध्यान रखना है आपको। अगर इसमें पहले वाले में करंट फ्लो कर रहा है तो सेकंड वाले में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? NS
phi s by IP। phi s क्या है? एक लूप का फ्लक्स, एक लूप का फ्लक्स, ठीक है, ये ध्यान रखें, एक लूप का फ्लक्स है बेटा ये हमारा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें एक चीज सोचो जरा, phi s के बारे में तुम एक चीज सोचना बेटा, इसका मैंने ना एरिया बोला, एक लूप का एरिया कितना है हमारा, मान लो A2, एक लूप का कितना एरिया A2 होगा, ठीक है ना। अब सोच यहाँ पर मल्टीपल कितनी होगी, B1 होगी, तो मुझे जरा सोच phi s की वैल्यू कितनी होगी, मुझे बता सेकेंडरी में फ्लक्स कितना आएगा, सेकेंडरी में फ्लक्स कितना आएगा, सेकेंडरी फ्लक्स का फॉर्मूला सोचो तुम अपने आप से, मैग्नेटिक फील्ड किसकी, एरिया किसका, सेकेंडरी वाले में फ्लक्स कैसे आएगा, फॉर्मूला सोचो भाई, सोचो भाई, मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, पहली वाली की मैग्नेटिक फील्ड होगी B1, देखो ऊपर लिख रहा हूं, पहली वाली की मैग्नेटिक फील्ड और अपने वाले और सेकंड का एरिया B1 इंटू A2, तो phi s कैसे लिखा जाएगा, B1 इंटू A2 करके लिखा जाएगा, है ना। अगर ये सीधे सीधा जा रहा होगा, मैं मान रहा हूं कि मान लो पूरी पूरी जा रही है, एंगल वैंगल नहीं आ रहा, तो हाँ, तो डॉट फॉर डॉट लगा लो चाहो तो B1 वेक्टर डॉट A2, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना बेटा, ठीक है। चाहो तो इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि m कितना हो जाएगा तुम्हारा ns या फिर n2 B1 इंटू A2 डिवाइड में तुम्हारा IP I1, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना बेटा, भूलना नहीं है। ये फ्लक्स यहाँ पे कैसे निकाला हमने, तो आओ चाहो तो मैं फ्लक्स दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, तुम भी लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेकेंडरी में फ्लक्स जो है पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंडेंट है, ये मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। ओके बच्चा, आगे चले क्या, मुझे लगता है इसमें आगे मूव करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड और नॉट। चलो भाई, बहुत टाइम लगा दिया हमने इसमें समझने के लिए बेटा, ये थोड़ा सा ना बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लेकर तुम्हें समझा रहा हूँ अच्छे से। अब देख इसमें इफ, अब देख केस पढ़ेंगे, अब हम केस पढ़ेंगे, इफ प्राइमरी करंट, मतलब प्राइमरी कॉइल्स करंट लिख लो, प्राइमरी कॉइल्स करंट, पहले वाला केस, इज वेरिंग विद टाइम, इज वेरिंग विद टाइम। अगर I1 का वैल्यू क्या कर रहा है बच्चा, वेरी कर रहा है विद टाइम, अगर I1 का वैल्यू वेरी कर रहा है विद टाइम, तो सोच क्या होगा, तो सोचना क्या होगा जरा देखना, क्या I1 वेरी करेगा तो क्या B1 वेरी कर जाएगा, B1 वेरी करेगा, B1 वेरी करेगा, ये जो फ्लक्स है सेकंड वाले का क्या वो भी वेरी कर जाएगा, भाई phi1 तो वेरी करेगा ही करेगा, क्या साथ में phi2 भी वेरी कर जाएगा, यस और नो, है ना भाई, phi2 भी अगर गया तुम्हारा वेरी कर गया, ठीक है। अगर फ्लक्स वेरी कर रहा है, अगर फ्लक्स इज वेरिंग तो क्या होगा बेटा, अगर तुम्हारा फ्लक्स वेरी कर रहा है तो क्या होगा जरा सोचो, इफ द फ्लक्स इज वेरिंग, सेकेंडरी का फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा नहीं आएगा, सोचो। तो यहां पर क्या पैदा होगा, एक ईएमएफ पैदा होगा, इस केस में क्या पैदा होगा, एक ईएमएफ पैदा होगा, क्या आएगा बेटा, एक ईएमएफ तुम्हारे पास आएगा, ठीक है ना। और तुमको ये पता तो है ही बेटा कायदे से, यू नो ऑल दिस पॉइंट्स की N2 phi2 इक्वल्स टू m इंटू I1, जस्ट अभी पढ़ के आए पहले केस में, N2 phi2 इक्वल्स टू m इंटू I1, दोनों तरह मैं डिफरेंशिएट कर दूं, दोनों जगह मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, बोलो बच्चों, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इस वाली इक्वेशन को मैंने दोनों साइड क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो क्या लिखूंगा, N2 d phi2 by dt इक्वल्स टू m di1 by dt, हम ऐसे लिखेंगे N2 d phi2 by dt इक्वल्स टू m di by dt, दोनों साइड, दोनों तरफ क्या माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैंने दोनों साइड माइनस साइन से कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने दोनों साइड माइनस साइन से कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ ये टर्म क्या है बेटा, ये टोटल फ्लक्स होगा, टोटल ईएमएफ होगा यहाँ पर, बोलो बच्चों, क्या ये ईएमएफ होगा सेकेंडरी कॉइल में, मतलब हमें क्या मिल गया, ईएमएफ मिल गया इन आर सेकेंडरी कॉइल, ऊपर तक कितना मिला, माइनस m डी I1 बाय dt, ठीक है ना, -1 di1 बाय dt हमें क्या मिल गया बेटा, अपना ईएमएफ का यहाँ फॉर्मूला मिल गया सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इज बेसिकली m इंटू di1 बाई dt, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि भैया उसका डायरेक्शन क्या करेगा, पहले वाले के
करंट के फ्लो को चेंज करे, मतलब अपोज करे। ठीक है, तो यहाँ पर ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास कितना है बेटा, माइनस एम डी आई वन बाई डी टी के बराबर आया, लिख लीजिए। और यूनिट ऑफ एम इज सेम एज ऑफ एल, दैट इज हेनरी, दैट इज हेनरी। प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन बच्चा। ठीक है, लिख लो इसको। और एक नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इसको हम कैसे लिख देता हूं, कैपिटल एम इज कांस्टेंट फॉर सर्किट, कैपिटल एम इज कांस्टेंट फॉर अ सर्किट बच्चा। कैपिटल एम क्या रहेगा, एक सर्किट के लिए कांस्टेंट रहेगा। कोई एक्सप्लेन कर सकता है हाउ? कैपिटल एम विल बी कांस्टेंट फॉर अ सर्किट, कैन एनीवन एक्सप्लेन हाउ? मतलब इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन करंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन आईपी, आई वन पर डिपेंड नहीं करता कैपिटल एम। कैन एनीवन एक्सप्लेन हाउ? सोचो अपने आप एक बार, मैं चाहता हूं तुम सोचो ये सब चीजें, कि जो ये एम है, कैपिटल एम है, ये आई वन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई एक्सप्लेन करेगा? एनी वन ऑफ यू, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट। हाँ बोलो, हैंड रेस करो जो बताना चाहता है। रेज योर हैंड ऑल दोस हु वांट टू आंसर कि एम कांस्टेंट है सर्किट के लिए, किसी सर्किट के लिए आई वन पर डिपेंड नहीं करता। शिवांगी ने हैंड रेस कर दिया, शिवांगी बोलो बेटा, बताओ चलो आंसर। सर मतलब सर ट्राई कर रहे सर, इसमें अगर हम लोग आई मतलब करंट भी बढ़ाएंगे अगर, तो फिर सर तो फिर फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल में होगा वो भी तो चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल भी चेंज होगा। अगर करंट हम लोग बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा, तो सर वो दोनों सर एक दूसरे को कैंसिल। फॉर्मूला वाइज पूछ जाता हूँ, खाली फॉर्मूला वाइज, डिपेंडेंसी फॉर्मूला वाइज बताओ। सर काजल आपको बताना है कि आपने नोट किया है, काजल आंसर देना है बेटा। मैंने ना तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, m इक्वल्स टू एन टू बी वन ए टू बाई आई वन, क्या ये होगा ना? ये देखो फॉर्मूला, यही तो चीज है। फाइव टू जो होगा बेसिकली बी ए होगा, नहीं होगा? अगर तुम ध्यान से देखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, क्या म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, तो आई से आई तो कट गया ना, नहीं समझे? सी, आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर, देखो चीजें रिलेट करो करो अपने आप। देखो यहाँ पर व्हाट आई एम सेइंग कि m का वैल्यू कितना है, n टू फाइव टू बाय आई वन है, और ये वैल्यू कितना होगा n टू फाइव टू कैसे आया, पहले वाले का b1 है ना, और इनटू दूसरे का a2 सेकंड का, और डिवाइड बाय i1, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ n2 b का वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इनटू n1 बाय l, या स्मॉल n1 लिख ले चल, इंटू i1 इंटू a2 बाय i1। बेटा काटापनी बच गई, क्या डिपेंडेंसी आई क्या? क्या कैपिटल M किस पे डिपेंड कर रहा है, M किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल N पे, स्मॉल n पे, लेंथ पे, एरिया पे, परमेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा? बोलो बच्चों, डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब मैं तुमसे ना कुछ जनरल सवाल पूछूंगा। यस शिवांगी, यू हैव इन डाउट, आपने हैंड रेस करके अच्छा आंसर के लिए दिया था, ओके। हाँ भाई, अब मैं तुमसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, देखो अभी इस पे आएंगे, ये चीज समझ में आ गई आपको? अब एक चीज सोचना, अगर इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा कर दिया जाए, अगर इनके बीच का गैप ज्यादा कर दें, तो मुझे बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? सोचना, ये वाला गैप बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा दूर ले गया, तो क्या इफेक्ट आएगा? क्या इसमें ईएमएफ कम आएगा, बेकार हो जाएगा? और अगर एकदम ओवरलैप कर दिया, अगर इसको एकदम ओवरलैप कर दिया तो क्या होगा? एकदम ओवरलैप कर दिया तो सारा का सारा फ्लक्स लिंक हो जाएगा। क्या एकदम ओवरलैप कर दिया तो सारा का सारा
फ्लक्स क्या हो जाएगा, लिंक कर जाएगा, ये चीज समझ में आई। और अगर मैंने कुछ दूरी पर रखा है, अगर मैंने इसे कुछ दूरी पर रखा है, तो क्या इसकी डिस्टेंस के बीच में ये एयर गैप पर डिपेंड करेंगी चीजें, कि एयर गैप की वैल्यू बड़ी है छोटी है। हाँ जी बोलो, क्या इन चीजों पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा? पहली बात सोचना है आपको चीजें ना, फिर मैं आपको इसके डिपेंडेंसी फैक्टर समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन बनता है आपके सामने। थ्योरी क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, कि समझो कि एम किस किस पे डिपेंड करता है, एम डिपेंड्स ऑन, ये कैपिटल एम किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से रखो, एम डिपेंड ऑन। तो पहला फैक्टर तो मुझे समझ में आता है कि इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट n1 एंड n2, क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स n1 पे भी और n2 पे भी, प्राइमरी कॉइल के टर्न्स पे भी और सेकेंडरी कॉइल्स के भी डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही सर। क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा थर्ड केस, क्या डिस्टेंस बिटवीन कॉइल पर डिपेंड कर रहा है, क्या डिस्टेंस बिटवीन कॉइल के बीच में डिपेंड कर रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो एम की वैल्यू क्या कम हो जाएगी, इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा। और अगर डी की वैल्यू घट गई तो एम की वैल्यू बढ़ जाएगी, एम की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ रहा है बेटा आपको? अरे बोलो बच्चों, क्या ये चीज समझ में आ रहा है? अच्छा फोर्थ, क्या मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे, क्योंकि म्यू नॉट आ गया या म्यू आर आ सकता है ना, तो म्यू नॉट म्यू आर आ सकते हैं, तो मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन मीडियम ऑल्सो। किस पर डिपेंड कर रहे हैं बच्चा हम, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा और किस पर डिपेंड कर सकता है, अब जरा सोचना, अगर मैंने ऐसे रखा है एक, ठीक है ना, कि तुम्हारे पास क्या बेटा, एक सी, यू हैव अ कॉइल, तुम्हारे पास क्या एक कॉइल है, कॉइल नंबर 1 प्राइमरी कॉइल है, और सेकेंडरी कॉइल एक ऐसे रख दी मैंने, ये नंबर 2 कॉइल है, और एक सेकेंडरी कॉइल मैंने कुछ ऐसे रखी है। आप मुझे बताओ इससे, अब सोचना, इससे प्राइमरी वाले में करंट जा रहा है, करंट वेरी कर रहा है, तो इससे कुछ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेगी, सोचो। मैक्सिमम फ्लक्स, द मैक्सिमम एम का वैल्यू कहाँ आएगा, पहले केस में, सॉरी इस वाले, इन दोनों केस में हमने बोला m1, इन दोनों केस में बोला हमने m2। क्या बेटा ओरिएंटेशन पर m1 m2 की वैल्यू डिपेंड करेगी, बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, m1 बड़ा होगा m2 बड़ा होगा, खुद से सोचना, पहले आप खुद से सोचना कितना फ्लक्स लिंक करेगा, किस में ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, सोचो कौन सा बड़ा होगा, m2 वाला वैल्यू, ये m1 का वैल्यू। इन दोनों को m1 बोला, इन दोनों को m2 बोला, सोचो ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, कॉमन सेंस लगाओगे अपने आप आंसर निकलेगा, कॉमन सेंस लगाओ। बट एक चीज सोच के बता, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो बेटा इसमें से क्या सारी जितनी इसमें से जा रही होंगी, बेसिकली इसमें से मान सकते हैं इससे भी जा रही होंगी, बट यहाँ पर तो कम हो जाएंगे ना यार। हाँ भाई दोनों में एंगल 90 भी तो हो रहा है, यहाँ तो फ्लक्स लिंकेज ही 0 हो जाएगा, यहाँ तो दोनों का फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना बेटा। फ्लक्स लिंकेज ही 0 हो गया तो मतलब m2 तो बेकार हो गया। तो बेटा कैसा ओरिएंटेशन किया जाता है उस पर भी डिपेंडेंसी होती है, अभी मैं सवाल भी करवाऊंगा तुम्हें, वहां पर भी क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस आल्सो, तो वहां पर और क्लैरिटी आएगी कि यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, 0 होगा, मतलब कि ओरिएंटेशन बिटवीन टू कॉइल क्या है उस पर भी डिपेंडेंसी आएगी, ओरिएंटेशन बिटवीन कॉइल्स पर भी कैपिटल एम का वैल्यू डिपेंड करता है, पर कैपिटल एम का वैल्यू आई पे, प्राइमरी करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। मुझे लगता है ये चीज तुम्हें अब समझ में आ गया है, ठीक है ना। अच्छा एक ना यहाँ फैक्टर आता है छोटा सा, ठीक है, अब ये लिख लो, कपलिंग फैक्टर, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा समझ के लिए, तो कपलिंग फैक्टर पे भी कैपिटल एम का वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है ना। और 7 पॉइंट तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये सारे पॉइंट याद रखना, L1 L2 पे भी तुम्हारा कैपिटल एम डिपेंड करता है, तो कैपिटल एम का वैल्यू L1 पे भी डिपेंड कर रहा है, L2 ये याद है ना, अभी L पढ़ा था हमने सेल्फ वाला, उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये सब मैं तुम्हें चीजें समझाऊंगा, ये लास्ट के 2 पॉइंट तुम्हें बाद में समझ में आएंगे, अभी खाली लिख लो, लास्ट के 2 पॉइंट यू विल, इनको क्लियर करेंगे हम थोड़े टाइम बाद, ठीक है।
अभी तो इसको समझ लीजिए आप प्लीज, और फिर हम इसमें आगे मूव करते हैं। ये सारे पॉइंट क्लियर हुए नहीं हुए बेटा बच्चों? यहां से तुम्हारे पास थ्योरी क्वेश्चन बनेगा, एम का वैल्यू आई पे डिपेंड करता है, बच्चे हाँ बोल के आएंगे, जबकि आंसर क्या होगा? नो, एम का वैल्यू आई पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, distance between the coil, orientation between the coils and the medium in which it is kept, and also coupling factor, coefficient of self inductance। ये मैं वैल्यू अभी 6 और 7 पॉइंट थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। ये पॉइंट क्लियर है? आगे मूव करूं? थोड़ा सा बेटा ये चीजें समझनी होती है हमने को, ठीक है? आओ अब देखो यहाँ पर ना, हाँ सवालों पे भी करेंगे, पहले थ्योरी खत्म कर लें। अब जैसे एग्जाम में देख, एग्जाम में वैल्यू निकालने को आएगी, तो हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम, तो हम कैपिटल एम का कैलकुलेशन अब करने जा रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो कैसे, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड हमारे पास, वी हैव टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। सर कैसे होते हैं टू एक्सियल सोलेनॉइड्स? जरा देखो कि दो सोलेनॉइड हैं और वो एक दूसरे ऊपर क्या कर रहे हैं? कोएक्सियल है, मतलब उनका एक्सिस क्या है? सेम है। अब देख, हो सकता है डायग्राम तुम्हें थोड़ा सा गंदा सा दिख जाए, तो देखो ध्यान से रखना। देखा तुमने? ये मुझे बताओ, क्या ये दोनों बेटा कैसे हैं? कोएक्सियल दिख रहे हैं क्या तुमको? तो यहाँ ये इसमें गैरेंटर लगा दिया, और यहाँ पर हमने कोई व्यवस्था करी है करंट फ्लो करवाने की, और करंट वेरी कर रहा टाइम के साथ, ये करंट वेरी भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ग्रीन वाला कॉइल कौन सा होगा? ग्रीन वाले को हम क्या नाम देंगे? प्राइमरी। ग्रीन वाला कौन सा होगा? प्राइमरी। और ब्लू वाला कौन सा रहेगा? सेकेंडरी। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज तो क्लियर है ना? 1 नंबर 2 पी नंबर। अब जरा सोच, हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? कैपिटल एम लिखना है। हमें इन दोनों के बीच में क्या लिखना है? कैपिटल एम। तुम लिखते हैं M1, एम लिख रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो कैसे लिखा जाएगा एम? जरा सोचो, इन दोनों के बीच में एम कैसे लिखा जाएगा? क्या सेकेंडरी N2, देखो लिखना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, पहले समझ लो, लिखना सिखा रहा हूं। N2 phi1 डिवाइड में क्या आएगा? I1। बोलो, सॉरी ये phi2 होगा, N2 phi2 बाय I1, तो वैल्यू कितना बन जाएगा? N2 बाय I1, phi2 वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? B1 इंटू A2, B1 इंटू A2, तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा? N2 बाय I1 म्यू नॉट, ठीक है ना? म्यू नॉट क्या? N1 बाय लेंथ, N1 बाय लेंथ, स्मॉल n आएगा ना, तो N1 बाय लेंथ इंटू ये बेटा कितना आएगा तुम्हारा? I1, और इंटू एरिया, क्या? पाई R1 का स्क्वायर। देख लो बच्चों, ये चीज क्लियर है ना आपको? तो यहां पर m का वैल्यू कितना लिखा जाएगा जरा देखेंगे, क्या? म्यू नॉट N1 N2 और स्मॉल पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया? लेंथ L, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या बन गया? बेसिकली m का वैल्यू। जब टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड होंगे तब, जब टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड होंगे तब। मैं कुछ एक करेक्शन करना है यार, ये सेकंड आएगा, मैंने शायद R2 लाना चाहिए यहाँ, ये R2 आएगा बेटा, ये R2 आएगा, ठीक है? यहाँ सही लिख दिया, गलत लिखा था। यस, करेक्शन कर लेना। हाँ प्रगति, आपने हैंड रेस किया था सर, उसी के लिए किया था, एरिया 2 वाला है, ठीक है? देखो, तो टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड का कैपिटल एम निकाल लिया तुमने, देख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू आपने। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ, ये सब फॉर्मूले तुमसे एग्जाम में पूछते हैं, अब तो तुम खुद से लिख पाओगे ऐसे निकाल के बेसिक से जाके। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड, बिटवीन टू सोलेनॉइड्स। और कैसे सोलेनॉइड्स हैं ये? कोएक्सियल, मतलब इनका एक्सिस एक सेम है, ठीक है? इनका एक्सिस क्या बेटा? सेम है, इसे लिख लीजिए बेटा, ठीक है? प्लीज राइट इट डाउन।
देख लो बच्चों, आगे मूव करें क्या? लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो फिर आगे चलते हैं। भाई यस बटन प्रेस कर दो अगर मैं आगे मूव कर सकता हूं तो। प्रेस द यस बटन। लिख लिया तो ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अर्पित है क्या यहाँ पर? अर्पित आए क्या आज? अर्पित है, ठीक है। ओके। रीत, रीत समझ में आ रहा है? रिया नहीं आ रही ना आजकल, रिया नहीं है, रीत है। ओके। शिवांश क्लियर हो रहा है तेरे को? चलो अगला डालो हेडिंग। हेडिंग का मतलब इसमें टू प्लेन कंसेंट्रिक कॉइल। टू प्लेन कंसेंट्रिक कॉइल्स। अब क्या है, दो प्लेनर कंसेंट्रिक कॉइल्स हमारे पास। नाउ वी हैव टू प्लेनर कंसेंट्रिक कॉइल्स। सर कंसेंट्रिक कॉइल्स कैसे बनती है, लाओ मैं समझाऊं तुम्हें क्या होता है ये। ठीक है, थोड़ा 3D समझना, थोड़ा 3D समझने की कोशिश करना। 3D ठीक है, 3D कुछ चीजें हैं बेटा। ये 3D नेटवर्क समझ में आ रहा थोड़ा सा? ये 3D देखना मतलब कि ऊपर से टेबल के ऊपर ऐसे रखा हुआ 3D नेटवर्क मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो तुम्हारे टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कॉइल है, उसका कॉइल रख दिया, तो इनका सेंटर सेम है बेटा। इनका क्या सेम है, सेंटर सेम है। कॉइल मतलब सर्कुलर लूप, सर्कल है ना, जैसे चूड़ियां हो गई, दो चूड़ियों का सेंटर सेम रख दिया हमने। ठीक है, एक का रेडियस अलग है, एक का रेडियस अलग है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, मान लो 1 नाम दिया है। तो इसके लिए रेडियस R1 लिख लेना, N1 लिख लेना इसके लिए तुम। ठीक है ना, रेडियस R1 होगी और N1 नंबर ऑफ इसमें कितने होंगे तुम्हारे टर्न्स हो गए, इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। अब इस ब्लू रेड वाले में कितना, मान लो रेड वाले में हमने लिखा R2 रेडियस, और इसके नंबर ऑफ लूप्स लिख दिया हमने N2 लिख दिया। कितने लिख दिए, N2 हमने नंबर ऑफ लूप्स लिख दिया बेटा। और ये गिवन है, इट इज गिवन टू यू कि R1 का वैल्यू ना बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू R2। R1 का वैल्यू इज गिवन इज ग्रेटर देन R2। ये आपको गिवन है बेटा, R1 का वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन R2। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कैपिटल M का वैल्यू आपको निकालना है, कितना होगा? क्या आप ट्राई करना चाहते हो? म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, प्लीज ट्राई टू फाइंड इट। ठीक है, और ये करंट इसमें जा रहा है। ठीक है, करंट दे दिया आपको I1, और ये करंट ठीक है ना I1, प्राइमरी कॉइल ये दे रखी है आपको। चलो बताओ यहाँ पर M की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M। सब लोग M निकालने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करने की कोशिश करना। फॉर्मुला लगाना, मैट्रिक्स का फॉर्मुला क्या होता है सोचना तुम। वही गिवन है कंडीशन, R1 इज वेरी मच ग्रेटर देन R2। आपको इसको यूज करना भी आना चाहिए। चलो करो। हर्ष, हर्ष बीच में गायब हो गया है। और कौन कौन गायब हुआ देखें जरा। ओके, अगर आंसर आ जाए तो आप मुझको वीडियो में दिखा सकते हैं, अपनी वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं। ठीक है,
डन हो गया, वेरी गुड। आंसर दिखा दो मुझे अपना। वीडियो में दिखा सकते हो आंसर। ओके ठीक है साक्षी, मैं तुम्हारा आंसर नोट कर लिया, ठीक है। अभी चेक करेंगे। संजना क्लियरली दिख नहीं रहा है मेरे को ना, ठीक है संजना क्लियरली दिख नहीं रहा है। चलो मैं जब करूंगा ना उसमें चेक करना तुम अपना, ठीक है। वो ब्लड आ रही है मेरी बहुत ज्यादा बेटा। हाँ शुभांगी करेक्ट है। प्रगति चेक करो प्रोसेस, आंसर दोबारा चेक करना पड़ती है। ओके इशिका, हाँ ठीक है। फॉर्मूले में दिक्कत है बेटा, फॉर्मूले में दिक्कत है आपका, मैं एटीपीटा फॉर्मूला शायद गलत लगा लूं। चलो देखो सब लोग ना एक बार देखो यहाँ पर एम कैसे लिखेंगे भाई, क्या सेकेंडरी N2 φ2, बेटा फॉर्मूला क्या होगा I1, यही तो फॉर्मूला है ना। N2 φ2 बाय I1 हमारा फॉर्मूला होता है। तो N2 बाय I1 और φ2 कैसे लिखेंगे बेटा, B1 इंटू A2। ये मुझे पता है, ये वैल्यू मुझे लगानी है यहाँ पर। अब इन सबकी वैल्यू पुट करना होता है अपने को, बस वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज। N1 बाय I1 इंटू B1, सॉरी ये N2 होगा, N2 बाय I1 इंटू B1 इंटू A2। तो पहली बात तो मुझे बताओ यार B1 कितना है सेंटर पे, ये बता कि R1 बड़ा है R2 से, मतलब कि हम क्या कर ले सकते हैं, पूरे लूप पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। और कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितनी होगी, एक सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ड्यू टू अ सर्कल ऑफ कैरिंग करंट I सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बेटा, क्या म्यू नॉट N1 N इंटू I बाय 2R। फॉर्मूला याद है आप लोगों को, ये फॉर्मूला लेगा नहीं लेगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2R। तो B1 की वैल्यू पुट करो, तो मतलब N2 B1 का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट इंटू कैपिटल N1 इंटू आई की जगह क्या आएगा बेटा I1 डिवाइड में कितना आएगा 2i ऑफ R1, ए कितना आएगा पाई इंटू R2 का स्क्वायर, और यहाँ नीचे I1 तो बच गया है। काटा मिट्टी बचाओगे तो बेटा I1 से I1 तो चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा अपना आंसर फाइनली, m का वैल्यू यहाँ पर क्या म्यू नॉट N1 N2 पाई ऑफ R2 स्क्वायर डिवाइड में ट्वाइस ऑफ R1। क्या अपने को वैल्यू दिख गई बेटा, m का वैल्यू दिख गया, दिख गया, देख बेटा ये मिल गया मुझको n का कैपिटल M का वैल्यू। प्लीज सी दिस इज द आंसर। अब बताओ भाई तुम लोगों ने क्या यही आंसर निकाला है, ऑल दोस हु हैव गॉट द सेम आंसर प्रेस द क्लैप बटन। देखो यहाँ पर ना ये फॉर्मूला याद रखने को काम आया अब तुमको, ये सवाल है जो तुमसे पूछे जा सकते हैं बेटा, प्लीज रिमेंबर। अब ये फॉर्मुलेस नहीं है कि तुम इसे रट्टा मारने बैठ गए, ना 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 ना, तरीका ध्यान रख बेटा। तरीका कैसे किया हमने, तरीका ध्यान रखोगे क्लैरिटी आती रहेगी, ठीक है। वेरी गुड हादिया इशिका, और कौन है, साक्षी संजना, शुभांगी का भी करेक्ट आंसर था ना, हाँ। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आई गेस, आप लोग इस वाले फॉर्मूले में मिस्टेक कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले में। तो मैग्नेटिक फील्ड को सही से पुट करते तुम्हारा सबका आंसर सही में आता है ना। अच्छा N1 छोड़ दिया तो फिर गलत है बेटा फिर तो, ठीक है ना, N1 नंबर लूप पे है ना यहाँ पर, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया आपको, इज दिस क्लियर और नॉट। अब यहाँ पर ना एक सवाल आता है बेटा, देख क्या सवाल आएगा तेरे पास, कि इस कैपिटल M इज प्रोपोर्शनल टू क्या R2 का स्क्वायर बाय R1, कैपिटल M इज प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर बाय R1, ठीक है। अरे रामपाल जी आप बड़े लेट आ रहे हैं, इस टाइम आ रहे हो क्लास जब क्लास खत्म होने वाली है। कोई बात नहीं, अब लेट है तो लेट आए हो, है ना, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग जरूर देखना फिर आज की। तो M इज प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर बाय R1, ठीक है, क्लियर है बेटा ये। तो R2 कौन से वाला लूप है, छोटे वाला, R2 कौन से वाला, छोटे वाला, तो छोटे वाला तो R2 हो गया, मतलब सेकेंडरी है यहाँ पर ये। और R1 क्या है, बड़े वाला, मतलब प्राइमरी वाली, प्राइमरी, ठीक है ना। ये कौन सा प्राइमरी है, EMI चल रहा है बेटा, EMI में म्यूचुअल इंटरेस्ट टॉपिक चल रहा है हमारा,
ठीक है, तो m इज प्रोपोर्शनल टू r2 का स्क्वायर बाय r1। बेटा मैं तुमसे को दो डायरेक्ट रिजल्ट पूछूंगा, ठीक है ना, तो आई विल बी आस्किंग सम डायरेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम यू ऑल। बेटा इस लूप के लिए मैंने आपको लिखवाया भी था शायद, एक सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक कोई सर्कुलर कॉइल है और उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r। अब इसमें लूप्स हैं तो इंटू एन हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मैंने आपको फॉर्मूला निकलवाया था, एक्सियल पॉइंट का निकलवाया था, एक्सियल पॉइंट से हमने एक्स वैल्यू 0 रखा था, याद करो बी का फॉर्मूला 2 चैप्टर पहले हमने लिखा था ये, है ना, म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है बेटा, ये वाला फॉर्मूला है वो आपका, उसी को हम यहीं पर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना यहाँ पर, और ये गिवन है मतलब कि पूरे इसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सेम है पूरी इसमें कॉइल में, सेकंड वाली। ठीक है, चलो अब मैं तुमसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, आप जरा उनके मुझे फटाफट से आंसर देना। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। हाँ भाई, ये ए है, ये बी है, क्या यहाँ पर तुम्हारे पास m होगा, वो m प्रोपोर्शनल टू कितना होगा? ऑप्शन 1 ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ऑप्शन 2 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ऑप्शन 3 ए स्क्वायर बाय बी, ऑप्शन 4 बी स्क्वायर बाय ए। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? m इज प्रोपोर्शनल टू विच क्वांटिटी? कौन सा ऑप्शन सही होगा 1 2 3 4 में से? जल्दी बताना। और ये गिवन है तुम्हें a इज वेरी मच ग्रेटर देन b, गिवन है तुमको, जल्दी सोचो। हाँ ये ए और बी रेडियस है, अरे यस यस ये ए और बी रेडियस है बेटा, हाँ ए और बी रेडियस है बेटा, ए और बी रेडियस है, मैं करंट बना देगा, हाँ गलत बना दिया, ए और बी रेडियस है, ए और बी इज रेडियस। चलो फटाफट से आंसर मार्क कर दो पोल में ना, ये सब सवाल है पूछे जाते हैं और नीट पर्सपेक्टिव से सवाल करवा रहा हूं मैं। एवरीवन मार्क द आंसर। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया तुम्हें पिछले पेज पर, करो सवाल। सब लोग सवाल करेंगे बेटा। चलो पोल बंद कर रहा हूं फिर मैं अब, ठीक है। देखो देख बेटा आंसर बता क्या होगा। अभी अभी लिखवाया मैंने तुमको, सेकेंडरी मतलब छोटे वाला का स्क्वायर बड़े वाले को डिवाइड में कर दो। छोटे वाला कौन है यहाँ पर? बी एन ही है, तो बी का स्क्वायर डिवाइड में बड़े वाला, बी का स्क्वायर डिवाइड में बड़े वाला, सीधे सीधे यही तो लगाना है, अभी पढ़ के आए हैं जस्ट। कोएक्सियल कॉइल नहीं है ये, कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल नहीं है, जस्ट पढ़ा है अभी हमने। तो m इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू r2 का स्क्वायर बाय r1 लिखा था, तो हमने यहाँ पर वैल्यू कितना है b स्क्वायर बाय a आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है ना। अब सिमिलरली यहाँ पर देख, ये ना बहुत छोटी टाइनी है ये बेटा, क्या बेटा ये बहुत छोटा है, टाइनी है, ये बहुत छोटा लूप है, ठीक है ना। कॉइल क्या है, बहुत छोटी कॉइल है, और ये स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर का साइड दे दिया a, स्क्वायर का साइड कितना दे दिया हमने, a दे दिया है बेटा, स्क्वायर का साइड कितना a के बराबर है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कोई i, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है i। तो मुझे बताओ यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा, ये m का वैल्यू कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? क्या मैं लिख सकता हूँ छोटे वाले का स्क्वायर बाय बड़े वाला? अरे बोल बच्चे, तो क्या इसको भी हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर बाय ए? कितना लिखेंगे? बी स्क्वायर बाय ए लिख देंगे हम सीधे सीधे आंसर से। यहाँ पर ध्यान रखो, सीधे सीधे रिजल्ट लिखना अपना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बी स्क्वायर बाय ए, ये देख छोटे वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बड़े वाला, बी स्क्वायर बाय ए लिख दिया हमने यहाँ पर। अब जरा देख यहाँ पर ध्यान से, ये रिजल्ट सीधे सीधे अप्लाई करने हैं आपको, कभी कभी कुछ चीजें सीधे सीधे करा करो। अब ये स्क्वायर लूप है, अब ये दो स्क्वायर लूप दे दिया हमको, ये कितना है बेटा b, और ये साइड कितनी मान लो a, तो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या होगा m का, ये बहुत छोटू है,
ये बहुत छोटू है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? फिर से वही, क्या बी स्क्वायर बाय ए के बराबर? करंट क्योंकि यहाँ फ्लो कर रहा है, बड़े वाले में करंट फ्लो करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी एम का वैल्यू कितना आएगा? बी स्क्वायर बाय ए के बराबर आएगा। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना है बेटा यहाँ पर ना, यू हैव टू रिमेंबर दीस। यहाँ पर ऐसे सवाल बनते हैं आपके लिए कि अच्छा यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कितनी होगी, तो प्लीज रिमेंबर। ये सारे केसेस समझ में आ गए बेटा? इतने सारे जो हमने केसेस करे हैं, एक केस ये, सेकंड ये, और इसके पर्टिकुलर हमने 2-3 केस और कर लिए कि कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्या आर ऑल दिस क्लियर टू यू ऑल? तुम देखोगे तो ये सब सवाल तुम्हारे उसमें मिलेंगे मॉड्यूल्स में भी, ठीक है। इससे कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे हम आपको, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे, बट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ योर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन की तरह ही है बेटा, ठीक है। ये मैं समझने क्वेश्चन नहीं करवा रहे, क्वेश्चन ही है बेटा, ठीक है बच्चों। चलो फिर अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करें फिर। लेट्स डू अ गुड क्वेश्चन नाउ। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, ठीक है ना। देख भाई, करंट जा रहा है, इनफाइनाइट वायर है, करंट जा रहा है और इनफाइनाइट वायर है हमारे पास। ये इट इज माय इनफाइनाइट वायर और करंट जा रहा है, ठीक है। अब इसमें जरा ध्यान से देखना, इसमें हमने क्या रखा हुआ है, एक इसके बगल में पास में एक स्क्वायर लूप रख दिया, ठीक है ना। स्क्वायर लूप रख दिया, शीट रख दी, कैसे स्क्वायर ही रख दिया, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड एल, स्क्वायर ऑफ साइड एल। और ये दूरी कितनी है बेटा? ए के बराबर। ये दूरी कितनी है? ए के बराबर दूरी है। इस सिस्टम का एम बताओ। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का आपको एम बताना है बेटा। चलिए करें सॉल्व। सोचो, खुद से सोचो एम का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। नंबर ऑफ लूप कैपिटल एन ले लेना। तुम्हारे पास पूरे 2-3 मिनट है। देखो तुमने ऐसे सवाल कर रखे हैं, इसलिए तुम खाली अप्लाई करना है सोचकर कि क्या हो रहा होगा। तुम कॉपी पलटना चाहते हो पलट लेना, फ्लक्स कैलकुलेशन आप करवाई थी नहीं करवाई थी, जरा सोचो, ठीक है। मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम एक बार ट्राई करो अपने आप से, सब लोग। एलिमेंट काटना है नहीं काटा वो सब तुम्हें सोचना है बेटा, ठीक है। सब सोचे अपना आंसर, हो गया किसी का? ओहो, किसने कर लिया भाई आंसर? कौन देना चाहता आंसर? जिसका हो गया वीडियो में दिखाओ। जिसने कर लिया है दे कैन शो द आंसर इन द वीडियो।
ओके, शुमांगी, यस, योर आंसर कैन बी करेक्ट। ओके, इशिका नहीं है, इशिका आपका नहीं है। शुमांगी, यस। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कर सकते हो आप लोग, कोई कठिन नहीं है, अच्छा सवाल है। हाँ, मतलब बेसिक में अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग को जोर देना पड़ता है। अरे ऑप्शन नहीं गिवन है भाई यहाँ। ऑप्शन नहीं गिवन है बेटा, ऑप्शंस आर नॉट गिवन। चलो देखो एक बार ना, देखो एम कैसे लिखते हैं बेटा, कैपिटल एम कैसे लिखते हैं। हाँ बेटा, चेक करना बेटा आंसर ना, एक बार चेक करना आप लोग। एम कैसे लिखते हैं, क्या नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इनटू फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाय करंट ऑफ प्राइमरी। यहाँ प्राइमरी ये होगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा तुम्हारा, ये सोचो पहले। तो पहले तो हमें क्या निकालना है, इसमें फ्लक्स कितना होगा, सेकेंडरी में फ्लक्स कितना होगा, फाइव एस निकालना है, वो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, तो हमारा पूरा काम बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस लूप। अब समझ, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बोलो बेटा। और वो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी। तो हम क्या करेंगे, याद है आपको, हमने ऐसा सवाल किया है कि हम x दूरी पर जाएंगे और एक छोटा सा एक एलिमेंट काटेंगे। कुछ सवाल याद आ रहे हैं ऐसे, ऑफ योर थिकनेस dx थिकनेस, और इस छोटे से वाले एलिमेंट में हम फ्लक्स निकालेंगे डी फाई, और डी फाई का वैल्यू लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू डी ए, छोटे से का मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू इसकी वजह से लिखेंगे, वायर की वजह से। पहले कर चुके हैं, देखो ये हम पहले कर चुके हैं। म्यू नॉट आई बाय कितना वैल्यू आएगा, 2 पाई एक्स, और इनटू एरिया, एरिया कितना होगा इस पूरे इसका एलिमेंट का, एल लेंथ हो गया, और ये मोटाई dx हो गई, तो एल इंटू डी एक्स, है ना। तो ये हमारे पास फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें डी फाई, तो डी फाई का वैल्यू बना म्यू नॉट आई एल बाय 2 पाई डी एक्स बाय एक्स। दोनों तरफ हम बेटा हम इंटीग्रेशन करते थे, ऐसा सेम सवाल हमने कर रखा है। और कहां से कहां करेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट्स याद हों अगर आपको, तो ए से लेकर ए प्लस एल तक करनी पड़ेगी। तो वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट आई एल बाय 2 पाई dx बाय एक्स इंटीग्रेशन, ln होता है ln x, और लिमिट पुट कर दो, तो ln ऑफ a प्लस एल बाय ए। बेटा ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने, और मुझे उम्मीद है कि तुमको ये सब चीजें आती है कि मैंने ही पढ़ाया है। तो फ्लक्स आ गया यहाँ पर तुम्हारा पास सेकेंडरी में, राइट बच्चों। तो सेकेंडरी का फ्लक्स का वैल्यू आ गया, अब इस वैल्यू में पुट कर दो खाली, तो m कितना हो जाएगा, ns तो कितना है, n है, देखो नंबर टर्न n, n इंटू फ्लक्स म्यू नॉट आई एल बाय 2 पाई ln ऑफ a प्लस एल बाय ए, और डिवाइड में करंट i। बेटा i से i कट जाएगा, तो वैल्यू फॉर्मूला क्या तुम्हें मिल जाएगा, पूरा वैल्यू। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, m का काटापटी मचाओगे, तो म्यू नॉट कैपिटल N बाय 2 पाई इंटू एल इंटू ln ऑफ a प्लस एल बाय ए। ठीक है, दिस इज माय आंसर। देख लो यार, अब देख फ्लक्स कैलकुलेशन करना हमने सीख रखा है, बस इस फॉर्मूले पुट करना है, तो फॉर्मूला सब कुछ है हमारे लिए, इस फॉर्मूले पुट करना है, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट हैव टू पुट योर फॉर्मूला, पुट योर वैल्यू ऑफ फाई इन दिस फॉर्मूला टू गेट द आंसर ऑफ m। और फ्लक्स कैलकुलेशन आपको आता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड पहले वाली की दूसरे का एरिया, है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और इसका खुद का एरिया। ठीक है बच्चा, क्लियर है ये। बोलो सर बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। इसमें आगे मूव करें, अब थोड़ा सा आगे मूव कर सकते हैं क्या अपन अब, गाइस कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ। ये वैसे टाइम ही हो गया है, तो ऐसा करते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के हम थोड़ा इतना ही रखेंगे, इसके आगे कहानी हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, डेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए हम इतना रखना है, म्यूचुअल नेट टेस्ट पे हम कल बातें करेंगे। अब देखो ना, कल हम कितना बढ़िया केस करेंगे, हम कल हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे
अब सोच, देखो कल क्या पढ़ाऊंगा जरा समझना, कल क्या समझेंगे। हमारे पास दो लूप है, एक ये वाला लूप और एक ये वाला। सोचना बेटा, इसमें भी करंट जा रहा है, इसमें भी करंट जा रहा है। सोचो, ये करंट I1, ये करंट I2। तो बेटा करंट I1 की वजह से क्या इसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस आएगा L1? तुम सोचना कि इसमें L1 आएगा और इसमें I2 की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस होगा L2। दो सेल्फ सेल्फ आ गए और दोनों की वजह से आपस में क्या एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा M। बोलो भाई। तो यहाँ पर EMF कितना पैदा होगा, यहाँ पर EMF कितना पैदा होगा, उस सब के बारे में मैं तुम्हें कल समझाऊंगा कैसे होती है चीजें, ठीक है ना। कि इसमें पहले वाले केस में कितना EMF, सेकंड वाले में केस में कितना EMF, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। और मैं साथ में तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्विंग भी करवाऊंगा इनकी, बढ़िया बढ़िया सवाल। ये चीज तुम्हें क्लियर हो रहे हैं? क्योंकि ना यहाँ से ना तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं नीट में, तुम प्रीवियस जरूर देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना पढ़ा रहा हूँ कितना नहीं पढ़ा रहा हूँ। यू जस्ट गो एंड चेक द प्रीवियस ईयर एंड देन कंपेयर। ठीक है कि हम ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों।